दोस्तों, एक ऐसी बस जो आपको दिल्ली की भीड़-भाड़ से निकाल कर ले जाए उन पहाड़ों तक जहां दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस हैं। ऑक्सीजन कम है और आसमां भी ज़मीन से बातें करता है। रोड ट्रिप के शौकीन लोगों के लिए एक सफ़र ऐसा है जो किसी सपने से कम नहीं, और वो सफ़र है दिल्ली से लद्दाख का। कई लोग ये ट्रिप बाइक से करते हैं तो कुछ लोग गाड़ी या ट्रैवलर से जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस रूट के सबसे सस्ते और रोमांचक ऑप्शन के बारे में, HRTC की दिल्ली से लेह सीधी बस सेवा। हर साल देश भर से यात्री इस बस के शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। ये एक सीजनल सर्विस है जो बस गर्मियों के महीनों में चलती है, जब मनाली लेह हाईवे खुल जाता है। इस साल 25 मई से ये सेवा फिर से शुरू हो गई है और हमने पहले दिन इस बस में केलोंग से लेह तक का सफ़र किया। इस वीडियो में हम आपको इस बस की पूरी जानकारी देंगे, पूरा रूट, टाइम टेबल, फेयर, फूड हॉल्ट्स, बुकिंग का तरीका और रास्ते के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन रास्ते उससे भी ज़्यादा रोमांचक हैं। आज दिन है 26 मई और मैं हूं केलोंग बस स्टैंड में। दिल्ली से लेह के लिए इस सीज़न की पहली बस पिछले कल यानी 25 मई को दिल्ली से चली है, जो अभी कुछ ही देर में यहां केलोंग पहुंच जाएगी और अभी हम आगे लेह के सफ़र पर रवाना होंगे। केलोंग से लेह के लिए आज बस का पहला दिन है, तो यहाँ पर विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ मौसम एकदम ठंडा है और रात के समय तापमान -3 डिग्री था। अभी सुबह के समय भी यहाँ कंपाने वाली ठंड है। आजकल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और ये सभी बसें इलेक्शन ड्यूटी पर लगी हैं। करीब 5:30 बजे ये दिल्ली लेह बस यहाँ केलोंग पहुँच गई। आज दरअसल पीछे मूलिंग पुल के पास एक लैंडस्लाइड हो गया और जो बस दिल्ली से आ रही थी वो वहाँ फंस गई है। ऐसे में ये केलोंग से आगे जाने वाली बस उसकी सवारियों को लाने वहाँ गई थी, जिसकी वजह से आधा घंटा लेट भी हो गया। बस में पीछे से कुछ 8-10 सवारियां हैं जो लेह जाने वाली हैं और 2-4 सवारियां यहां केलोंग से हैं। आज तो बस का पहला दिन है, लेकिन आने वाले दिनों में बस पैक ही चलेगी। लोकल प्रेस भी यहां पर है और यात्रियों से इस रोमांचकारी सफ़र के बारे में उनके विचार लिए जा रहे हैं। अभी से दिख रहा है तो आगे तो और नज़ारे दिखने लायक होंगे। RM केलोंग अंशित शर्मा जी आज यहाँ पर हैं और सब यात्रियों को खतक पहनाकर उनका सफ़र के लिए स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले बस के स्टाफ को खतक पहनाया गया। आज ड्राइवर हैं सुशील कुमार जी और कंडक्टर होंगे नरेंद्र भाई। HRTC केलोंग का सबसे लंबा रूट है। ये दिल्ली से शुरू होता है और लेह पे ख़त्म होता है। इसके बाद करीब 6 बजे हमारी बस अब केलोंग से लेह के सफ़र पर निकल रही है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए बस को हरी झंडी नहीं दिखाई गई।
रूट की बात करें तो ये बस दिल्ली से रोज़ दोपहर 12:10 पर चलकर पानीपत, चंडीगढ़, भगेड़, मंडी कुल्लू और मनाली से होते हुए सुबह 5 बजे केलोंग पहुंचती है। यहाँ बस चेंज होती है और दूसरी बस फिर जिस्पा, बारालाचाला, सरचू, पांग, तेंगलंगला और उपशी से होते हुए शाम 7 बजे तक लेह पहुँचती है। केलोंग से लेह तक बस 13 से 14 घंटे का समय लेती है। वहीं दिल्ली से लेह की दूरी 990 किलोमीटर है और बस किराया 1838 रुपये है। दिल्ली से लेह की दूरी बस 31 घंटों में तय करती है। दिल्ली और चंडीगढ़ से लेह जाने वाले यात्री एचआरटीसी की वेबसाइट पर इस बस की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि मनाली और केलोंग से लेह जाने वाले यात्रियों के लिए फ़िलहाल करंट टिकट का ही ऑप्शन है, और क्योंकि ये बस दिल्ली और चंडीगढ़ से ही फुल हो जाती है, इसलिए मनाली या केलोंग से बैठने वाले यात्रियों को निराश भी होना पड़ता है। अभी के लिए इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप चंडीगढ़ से ऑनलाइन बुकिंग करके मनाली से बोर्ड कर सकते हैं। शायद आने वाले दिनों में केलोंग से लेह के लिए एचआरटीसी या जेकेआरटीसी की एक और बस शुरू हो जाएगी, तो रश थोड़ा कम हो पाएगा। दिल्ली से चलकर बस के लंच और डिनर ब्रेक्स के अलावा चंडीगढ़, मंडी, मनाली, केलोंग इन 4 बस स्टेशंस पर 30 से 40 मिनट का ब्रेक रहता है, जहां आप फ्रेशन अप या चाय नाश्ता कर सकते हैं। और आगे का सफ़र तो अब आप वीडियो में देखेंगे ही। केलोंग से लेह की दूरी 360 किलोमीटर है और किराया 690 रुपये है, और मुझे स्मार्ट कार्ड के साथ ये टिकट 621 रुपये में पड़ी। केलोंग के बाद अगला स्टेशन आता है स्तिंगरी। हमारा आगे लेह तक का पूरा सफ़र NH03 पर रहेगा। ये नेशनल हाईवे अटारी बॉर्डर अमृतसर से जालंधर, हमीरपुर, मंडी, मनाली और केलोंग होते हुए लेह तक है। मनाली से लेह तक का ये रोड BRO के अधीन है और BRO इसे सुदृढ़ बनाने में लगा रहता है। बस में थोड़ा एक्स्ट्रा डीजल भी कैरी किया जाता है। केलोंग से बस टैंक फुल करके चलती है, लेकिन लेह अप डाउन में थोड़ा डीजल कम पड़ जाता है, जो यहीं से लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में हम पहुंच गए जिस्पा। जिस्पा लाहौल का एक फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां रहने और खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। शिंकुला, बारालाचाला, ज़ांस्कर या लद्दाख जाने वाले टूरिस्ट यहां जिस्पा में स्टे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ जिस्पा में इस मंदिर में हमारी बस माथा टेकने के लिए भी रुकी। लेह के लिए जब भी एचआरटीसी बस शुरू होती है तो यहाँ मंदिर में नतमस्तक होकर भगवान का आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाती है।
जिस्पा से आगे कुछ ही देर में दिखाई देने लगता है दारचा। आगे ये दारचा ब्रिज है जो यहाँ जांस्कर नाला पर बना हुआ है। ये इस हाईवे का सबसे लंबा पुल है। ये पुल पार करके हम पहुंच गए दारचा। यहाँ पर खाने पीने की कुछ दुकानें हैं और रहने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। दारचा एक छोटा सा गांव है और इस तरफ ये हिमाचल का आखिरी गांव भी है। इसके बाद अब अगला गांव लद्दाख में ही आएगा। इसके बाद अब शुरू हो जाती है चढ़ाई। अब हमें बारालाचा टॉप तक लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए ही जाना है। आगे यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है और यहाँ सभी वाहनों की एंट्री करके आगे जाने दिया जाता है। HRTC बस और आर्मी ट्रक्स को जल्दी जाने की परमिशन है, जबकि बाकी ट्रैफिक को एक फिक्स टाइम के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। अभी हमारी बस यहाँ एंट्री करवाने रुकी है। आगे बारालाचा पर बर्फ़ होगी और सुबह वहाँ सड़क पर पानी जमने से फिसलन भी हो जाती है, इसीलिए टूरिस्ट सुरक्षा को देखते हुए उन्हें थोड़ी धूप आने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। यहाँ ये सीधा रास्ता आगे शिंकुला और जांस्कर की तरफ जाता है, जबकि बारालाचा के लिए यहाँ से राइट साइड मुड़ना है। यहाँ एंट्री होने के बाद अब हमारी बस आगे के सफ़र पर निकल रही है। यहाँ अच्छी डबल लेन सड़क बनी हुई है और ट्रैफिक भी नहीं है। इस तरफ दारचा तो उधर सरचू में ट्रैफिक रेगुलेट किया जाता है ताकि बारालाचा पर किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद आता है ये दीपक ताल, जो दीपक के आकार की एक छोटी झील है। इसे पटसियो लेक के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और बर्फ़ वाले पहाड़ अब काफ़ी करीब दिखने लगे हैं। इस जगह का नाम है पटसियो और ये 12,300 फीट की ऊंचाई पर है और अभी तो हमें काफ़ी ऊपर जाना है। आज मौसम एकदम साफ़ है और अच्छी धूप खिली हुई है। बर्फ़ के ये सुंदर पहाड़ धूप में एकदम चमक उठे हैं।
इसके बाद हम पहुंच रहे हैं जिंगजिंगबार। यहाँ पर BRO का बेस कैंप है, जहां इस रोड के रखरखाव के लिए जुटी लेबर रहती है। थोड़ा आगे आकर यहाँ फिर हमारी बस कुछ देर के लिए रुक गई। ड्राइवर साहब बस का शीशा साफ करने में लग गए और बाकी यात्री इन सुंदर व्यूज़ को निहारने और फोटोज़ लेने में बिजी हो गए। दस मिनट यहाँ रुककर फिर बस आगे चल पड़ी। जिंगजिंगबार अब नीचे दिखाई दे रहा है। पिछले कल यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब था और ताज़ा बर्फ़बारी भी हुई थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये नज़ारे सुंदर होते जा रहे हैं। 2021 से हम लगातार हर साल आपको इस रूट की वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। सर्दियों में अक्टूबर नवंबर से लेकर मई तक ये रोड बर्फ़ की वजह से बंद रहता है। फिर गर्मियाँ शुरू होते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को खोलने में जुट जाता है। 6 महीने बर्फ़ में दबे रहने के बाद जब ये सड़क खोली जाती है, तब कई जगह से टूट भी गई होती है, जिसे फिर से रिपेयर करके ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। देश के बाकी हिस्सों से लेह जाने के लिए ये सबसे छोटा रास्ता है। ये रोड साइड जो हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये सब पिछले कल की ताज़ा बर्फ़ है। बारालाचा पर गर्मियों में भी ख़राब मौसम में अच्छी बर्फ़बारी हो जाती है। यहाँ थोड़ा और ऊपर आकर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। दिल्ली की गर्मी से शुरू हुआ ये सफ़र अब यहाँ बर्फ़ से भरे इन पहाड़ों में पहुँच गया है। अगर आप इस ट्रिप पर आओ तो अपने साथ गर्म जैकेट और कैप वगैरह ज़रूर साथ ले आएं। यहाँ ऊंचे पहाड़ों के मौसम का एतबार नहीं होता। यहाँ कभी तेज़ धूप तो कुछ ही देर में बर्फ़ गिरने लग जाती है। दूसरा, अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है।
ऐसे में यहाँ तेज़ चलना या भागना सही नहीं है। कुछ खाने का सामान और पानी भी अपने साथ ज़रूर रखें और हर थोड़ी देर में पानी का घूंट पीते रहें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो अपने साथ ऑक्सीजन कैन ज़रूर ले आएं। यहाँ अब सड़क पर भी बर्फ़ जमी हुई है। अब जैसे जैसे धूप आएगी और वाहन चलेंगे तो ये पिघलती जाएगी, लेकिन रात के समय ये पानी फिर से जम जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन हो जाएगी। तो ऐसे में रात के समय बारालाचा क्रॉस करना मुश्किल काम है। हालांकि आने वाले कुछ हफ्तों में ये बर्फ़ पिघल जाएगी, तब ये दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए सूरजताल लेक। राइट साइड यहाँ झील है, लेकिन अभी ये पूरी तरह जमी हुई है। हमारी बस आगे यहाँ कुछ देर के लिए रुकेगी भी। बारालाचा टॉप से 2 किलोमीटर पहले ये सूरजताल झील है। यहाँ पर बस 5 मिनट का ब्रेक लेती है, जिसमें यात्री इन नज़ारों को निहार सकते हैं। अभी तो झील पूरी जमी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में बर्फ़ पिघल जाएगी और सफ़ेद बर्फ़ के बीच यहाँ नीले रंग की सुंदर झील उभर आएगी। ये झील भागा नदी का उद्गम स्थान है, जो नीचे चंद्रा नदी के साथ मिलकर चंद्रभागा और फिर चिनाब नदी बनती है। सूरजताल से आगे बारालाचा टॉप कुछ ही दूरी पर है और वहाँ भी हमारी बस कुछ देर के लिए रुकेगी।
अब ड्रोन की नज़र से देखते हैं बारालाचा तक का रास्ता और बर्फ़ के बीच से गुजरती हमारी दिल्ली लेह बस। तीन 3080 मीटर की ऊंचाई पर बसे केलोंग से 3 घंटे में हमारी बस पहुंच गई है 4890 मीटर ऊंचे बारालाचा टॉप पर। ये पास इस हाईवे का सबसे रोमांचक पॉइंट है। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर और नज़ारे ऐसे कि इन्हें जितना निहार लो उतना कम है। इसके बाद 3 पासेस और आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ़ आपको यहाँ बारालाचा पर ही मिलेगी। यहाँ पर 15 मिनट बस रुकेगी, जितने में यात्री आराम से लंबा ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पहुँचकर सारी थकान मानो छू मंतर हो जाती है। बस स्टार्ट होगी, थोड़ी करते हैं जर्नी कंटिन्यू। बढ़िया हो जाएगी। यहाँ करीब 15 मिनट रुकने के बाद बस अब आगे सरचू की तरफ निकल गई है। बारालाचा टॉप से सरचू तक अब लगातार उतराई है और अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये बर्फ़ कम होती जाएगी। इस बार जहां बारालाचा टॉप पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है, वहीं ठंड भी ठीक ठाक थी। टाइम अभी 9:30 हो गए हैं और आगे अब बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट भी आने वाला है।
अब हम पहुंच रहे हैं भरतपुर। ये बारालाचा से थोड़ा नीचे एक समतल जगह है जहां कई ढाबे और दुकानें होती हैं, लेकिन अभी ये सब खुले नहीं हैं। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ कई दुकानें खुल जाएंगी और इस बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट भी यहीं पर होगा, लेकिन अभी कुछ दिन बस को सरचू में ही ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ेगा। दिल्ली चंडीगढ़ से रात भर ट्रैवल करके आए यात्रियों में अब सुस्ती सी छा गई है। अभी यहाँ कुछ नाश्ता मिल जाए तो फिर पैसेंजर्स थोड़ी देर सो सकते हैं। राइट साइड यहाँ चंबा ढाबा होता है जहाँ इस बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट रहता है और अभी ये अपना सेटअप लगा ही रहे हैं। इसके बाद फिर हम सीधा सरचू की तरफ निकल गए। अब यहाँ सूखे पहाड़ नज़र आने लगे हैं और बर्फ़ एकदम कम हो गई है। अभी आगे सरचू तक हमें और नीचे उतरना है और वहाँ तक तो बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आता है ये कैनलंग सराय। यहाँ भी BRO के कैंप हैं। बारालाचा पास इस सफ़र का मुख्य आकर्षण है। इस पहाड़ी को चढ़ने और उतरने में हमें 3.5 घंटे का समय लग गया। वैसे आगे भी आपको एक के बाद एक बढ़िया व्यूज़ दिखाई देंगे, लेकिन अब ज़्यादातर सफ़र सूखे, चट्टानी और रेतीले लैंडस्केप में रहेगा। आगे अब सरचू के मैदान शुरू हो जाएंगे और उसे पार करके फिर अगले पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होगी। और यहाँ तो नज़ारे एकदम बदल से गए हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच फैले ये लंबे मैदान बहुत आकर्षक लगते हैं। सरचू में आपको ठहरने के लिए कई टेंटेड एकोमोडेशंस मिल जाती हैं। सरचू 4290 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ रात रुकने से पहले एक्लाइमेटाइजेशन और माउंटेन सिकनेस से जुड़ी सारी बातें कंसीडर कर लेनी चाहिए। यहाँ पहाड़ों पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती रहेंगी। इस क्षेत्र में बरसात नाम मात्र ही होती है, लेकिन सर्दियों में अच्छी बर्फ़ गिरती है। रेतीला होने की वजह से फिर यहाँ बर्फ़ जल्दी पिघल भी जाती है। दस बजे फिर हमारी बस पहुंच गई सरचू। आगे यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है जहां एंट्री करवाकर हम आगे जाएंगे। बहुत से ट्रक्स यहाँ लाइन में रुके हैं और हमारी बस साइड से आगे निकल गई। यहाँ सरचू में हिमाचल प्रदेश की सीमा ख़त्म हो जाती है और आगे अब लद्दाख शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पुलिस बैरियर पर एंट्री करवानी होती है। और ये है सरचू ब्रिज, जिसे पार करके अब हम लद्दाख में एंटर हो जाएंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सीमा आगे ट्विंग ब्रिज के पार तक है, लेकिन हिमाचल और लद्दाख में इसे लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है।
लद्दाख में एंटर होकर फिर लद्दाख पुलिस का बैरियर है और यहाँ फिर से एंट्री होगी। आगे यहाँ पर कई ढाबे हैं और हमारी बस यहाँ ब्रेकफास्ट करने रुकेगी। टाइम 10:15 हो रहे हैं और हमारी बस यहाँ पर खाने रुक गई है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को केलोंग में फ्रेशन अप होने और चाय का टाइम तो मिल जाता है, लेकिन नाश्ता तो यहीं पर होता है। यहाँ इन ढाबों पर आपको खाने के साथ साथ ज़रूरत की चीज़ें जैसे गर्म कपड़े, बिस्किट, साबुन, टूथब्रश वगैरह भी मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर रात में रुकने के लिए बेड भी मिल जाता है। हमने यहाँ पर आलू प्याज का पराठा खाया और साथ में है ये तीखी चटनी, जो पराठे के साथ बहुत स्वाद लगती है। बस यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकी और इतने में सब फ्रेश भी हो लिए और नाश्ता भी हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सरचू का ये लंबा चौड़ा मैदानी इलाका पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आगे कई छोटे बड़े नदी नाले पार करके फिर हम नकीला पास की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। आगे आता है ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज। इस हाईवे के सभी पुराने पुलों की जगह अब नए डबल लेन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अभी ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज तो पुराना ही है, लेकिन यहाँ पर भी नए पुल का निर्माण चल रहा है। ट्विंग ट्विंग ब्रिज। इस तरफ लद्दाख के पहाड़ों पर तो बर्फ़ एकदम ख़त्म हो गई है, लेकिन पीछे बारालाचा वाली रेंज पर अच्छी खासी बर्फ़ दिखाई दे रही है। अभी हम उसी पहाड़ से उतर कर आए हैं। सामने वहाँ एक गांव भी बसा हुआ है। ये लद्दाख का शून सरचू गांव है और ये गांव अपने आप में अनोखा है। सोचिए, इतने दूर दराज इलाके में ये एक अकेला गांव है। आजकल गर्मियों में तो ठीक, लेकिन सर्दियों में यहाँ जीवन यापन काफ़ी मुश्किल होता है, जब यहाँ आने जाने का ना कोई साधन होता है और ना कोई आपातकालीन मदद। इसके बाद ये ब्रैंडी ब्रिज आता है। और यहाँ से आगे सिंगल लेन रोड शुरू हो जाता है। BRO इस पूरे मनाली लेह हाईवे को डबल लेन बनाने में जुटा है और आगे यहाँ विस्की ब्रिज से इस सड़क को एक नए रूट से बनाया जा रहा है, जो नकीला पास के बाद विस्की नाला में कनेक्ट हो जाएगा।
इस नए लिंक पर तेज़ी से काम चल रहा है और जब ये नया रूट शुरू हो जाएगा तब गाटा लूप्स और नकीला पास पूरी तरह बाईपास हो जाएंगे। आगे अब विस्की नाला तक सड़क सिंगल लेन ही मिलेगी और ट्रक से पास लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। अब हम गाटा लूप्स पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये साइकिलिस्ट का एक ग्रुप भी पहुंचा हुआ है। गाटा लूप्स भी इस ट्रिप का एक बड़ा आकर्षण है। ये 21 हेयर पिन बैंड्स हैं और एक के बाद एक इन 21 टर्न्स को चढ़कर हम नकीला पास की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। सड़क यहाँ थोड़ी ख़राब ही है क्योंकि अब बीआरओ का पूरा फोकस इसके अल्टरनेट रोड को मुकम्मल करने पर है। अभी इस हाईवे पर ट्रैफिक कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जब बड़े बड़े ट्रक्स लाइन में चलते हैं तब यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। गाटा लूप्स को चढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हेयरपिन बैंड्स 4190 मीटर से शुरू हुए थे और ये चढ़ाई अब 4739 मीटर ऊंचे नकीला टॉप पर जाकर ख़त्म होगी। आगे यहाँ पर मशीन लगी है जिसकी वजह से ट्रैफिक रोका गया है। इस हाईवे पर बीआरओ की मशीनरी जगह जगह डिप्लॉयड रहती है और अगर सड़क पर कहीं कोई दिक्कत आए तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाता है। कुछ ही देर में फिर सड़क खुल गई और हम आगे बढ़ गए। यहाँ इन टर्न्स के बीच में कई जगह शॉर्टकट भी बने हुए हैं और कई ऑफ रोडिंग के शौकीन शॉर्टकट से निकल जाते हैं। हालांकि ये जोखिम भरा काम होता है और यहाँ ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
यहाँ फिर गाटा लूप्स ख़त्म हो जाते हैं। अभी नकीला टॉप के लिए हमें और थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है। इसके बाद हम पहुंच गए नकीला पास। ये पास 4739 मीटर की ऊंचाई पर है और इस रूट के 4 हाई पासेस में सबसे कम ऊंचा है। जब तक ये रोड खुलता है यहाँ बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और हमारी बस यहाँ बिना रुके आगे निकल गई। आगे अब विस्की नाला तक हमें फिर से उतराई उतरनी है और उसके बाद अगले पास यानी लाचुंगला की चढ़ाई शुरू होगी। नकीला और लाचुंगला दोनों आमने सामने ही स्थित हैं। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए विस्की नाला। इस रोड पर आपको ऐसे कई रोचक नाम मिल जाएंगे। ये सब नाम इस सड़क निर्माण के दौरान आर्मी द्वारा रखे गए हैं। और पहले हम जिस नए रोड की बात कर रहे थे वो नीचे विस्की ब्रिज से सीधे यहाँ आकर मिलेगा। इसके आगे अब सड़क सही है। जैसा हमने बताया कि BRO इस मनाली लेह हाईवे को डबल लेन बना रहा है और इसका काफ़ी काम पूरा भी हो गया है। अभी तो आपको गाटा लूप्स और नकीला टॉप के पुराने ख़राब रास्ते से ही आना होगा, लेकिन संभव है कि 1-2 साल में ये लिंक रोड बन जाएगा और तब ये पूरा रास्ता डबल लेन हो जाएगा। अब इसके आगे लेह तक रोड लगभग डबल लेन बन चुका है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए लाचुंगला टॉप पर। 5064 मीटर ऊंचा ये माउंटेन पास बारालाचा पास से ऊंचा है और इस हाईवे का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर बारालाचा जितनी बर्फ़ नहीं है। इसके बाद फिर से उतराई शुरू हो जाती है और अब पांग तक हमें लगातार नीचे उतरना है। सड़क एकदम बढ़िया है और हमारी बस अच्छी स्पीड से भाग रही है, लेकिन अपनी गाड़ी से आने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ ओवर स्पीडिंग करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि ज़रा सी भी चूक हुई तो मदद मिलना बहुत मुश्किल है।
दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और कुछ ही देर में हम पांग पहुंच जाएंगे। पांग में हमारी बस का लंच ब्रेक भी होगा। लंबे सफ़र में भूख बार बार लगती रहती है, तो अभी पांग पहुंचकर फिर से खाना खाएंगे। पांग इस रोड का एक बड़ा हॉल्ट है। यहाँ आपको खाने पीने और ठहरने के ऑप्शंस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ और मैकेनिक की दुकानें भी मिल जाएंगी। हमारी बस यहाँ सोनम पांगरी रेस्टोरेंट पर लंच के लिए रुक रही है। यहाँ ठंडी हवाओं और कम ऑक्सीजन की वजह से बस का टेम्परेचर नहीं बन रहा। इसके लिए ड्राइवर सुशील जी एक गत्ता लगा रहे हैं ताकि इंजन पर ठंडी हवाओं का प्रभाव कुछ कम हो। गाड़ियों को यहाँ अक्सर ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। इसके बाद फिर चलते हैं खाने के लिए। यहाँ सभी यात्री गर्मा गर्म खाने का मज़ा ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर राजमा चावल खाए। और यहाँ लंच करने के बाद फिर हमारी बस आगे लेह की तरफ निकल गई। पांग से आगे अब मुरे प्लेन्स तक 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई है। लेह पहुँचने में यहाँ से 5-6 घंटे का टाइम लग जाता है। पांग में फ़ोन नेटवर्क भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन या लद्दाख का लोकल नंबर ही चलता है। कुछ ही देर में फिर हम पहुंच गए मुरे प्लेन्स। मुरे प्लेन्स औसतन 4800 मीटर की ऊंचाई पर पांग से तेंगलंगला पास तक फैला हुआ एक समतल, सुंदर और पठारी मैदान है। ये करीब 45 किलोमीटर लंबा सपाट क्षेत्र है और यहाँ से गुजरते हुए ये सफ़र रोमांच से भर जाता है। इतनी ऊंची नीची घाटियों को पार करके जब ऐसा खुला और लंबा चौड़ा मैदान दिखता है, तब तो हर कोई हैरान सा हो जाता है। इस सीधी और सुंदर सड़क को देखकर कभी धोखा भी नहीं खाना चाहिए। सड़क जैसी भी हो, स्पीड हमेशा नियंत्रण में होनी चाहिए। इस सड़क पर बहुत ज़्यादा बम्प्स हैं और तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ उछलती बहुत हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हमारी बस भी यहाँ खूब उछल रही है और ड्राइवर साहब ने स्पीड कम ही रखी है।
और आगे यहाँ एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई है, जो शायद ओवर स्पीड का ही नतीजा है। यहाँ इधर धूल का बवंडर भी बन रहा है। इस मैदान में तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। कम ऑक्सीजन और सूखी ठंडी हवाओं से यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मोरे प्लेन्स के बीच में ये डेबरिंग गांव आता है। यहाँ से राइट साइड सोकर यानी वाइट लेक के लिए रोड निकलता है, जो लद्दाख के चंगथंग क्षेत्र में है। इस तरफ पीछे बर्फ़ से ढकी माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही हैं। इस तरफ तो बादलों की वजह से छाया आ गई है, लेकिन सामने बर्फ़ के पहाड़ धूप में चमकते हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड भी एक सड़क निकलती है और ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इस तरफ 50 किलोमीटर अंदर जाकर भी कई छोटे गांव बसे हुए हैं। और इसके बाद अब मुरे प्लेन्स ख़त्म हो जाते हैं और आगे तंगलंगला की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तंगलंगला टॉप वो सामने दिखाई दे रहा है और ये इस मनाली लेह रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। इस तरफ एक ट्रक सड़क से नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। यहाँ जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाग्रस्त वाहन को रिकवर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक तो वाहन अक्सर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है और दूसरा उसे इतनी गहराई से निकालने का खर्चा कई बार उसकी अपनी कीमत से भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको रास्ते भर ऐसे कई टूटे फूटे वाहन दिखते रहेंगे। टॉप तक पहुंचते पहुंचते फिर मौसम भी ख़राब हो गया और यहाँ हल्के बर्फ़ के फाहे गिरना भी शुरू हो गए हैं। शाम 5 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई तंगलंगला टॉप पर। यहाँ भी बस कुछ देर के लिए रुकेगी। तो ये है 5328 मीटर ऊंचा तंगलंगला पास। जब मनाली लेह हाईवे बना था तब ये पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास था और इस मनाली लेह सड़क को दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड के नाम से जाना जाता था। हालांकि अब लद्दाख रीजन में ही तंगलंगला से ऊंचे कई माउंटेन पासेस पर सड़कें बन चुकी हैं। यहाँ इतनी ऊंचाई पर अक्सर मौसम भी खराब हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब धूप चली गई और बादलों ने आकर बर्फबारी शुरू कर दी। अभी यहाँ एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हम जल्दी आगे निकल जाएंगे। 10 मिनट यहाँ रुककर हमारी बस फिर आगे निकल गई।
तेंगलंगला से आगे अब फिर से लगातार उतराई है। उपशी तक हमें ऐसे ही नीचे उतरते हुए जाना है और उपशी तक करीब 2 घंटे का समय लग जाएगा। पास के इस तरफ धूप कम आती है और यहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है। पानी बहने की वजह से यहाँ सड़क ऐसी ख़राब हो जाती है। यहाँ बाइकर्स के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तेंगलंगला टॉप से नीचे उतरकर अब हम इस घाटी में पहुंच गए हैं और इसी घाटी में उतरते हुए अब सिंधु नदी के किनारे उपशी तक पहुंचेंगे। आगे इस घाटी में कई छोटे बड़े गांव भी बसे हुए हैं। ये रुमसे गांव है और यहाँ पर काफ़ी घर, दुकानें, होमस्टे, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। मनाली जाने वाले कई ट्रक्स यहाँ रात को रुक जाते हैं और फिर सुबह जल्दी आगे का सफ़र शुरू करते हैं। मई जून के शुरुआती दिनों में यहाँ रात को ट्रैवल करना मुश्किल होता है, लेकिन जून के बाद जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी तो इस रोड पर दिन रात ट्रैफिक चलता रहता है। अब यहाँ उतराई में हमारी बस भी काफ़ी तेज़ चल रही है। आज बस थोड़ा लेट भी हो गई है क्योंकि एक तो केलोंग से लेट चले थे और फिर रास्ते में भी काफ़ी आराम से रुकते रुकते आए। ड्राइवर सुशील जी को इस रूट पर चलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो हर साल लेह के काफ़ी राउंड ट्रिप्स करते हैं। आगे ये लद्दाख प्रशासन की ई बस आ गई जो लेह से गया रूट पर जा रही है। लद्दाख प्रशासन द्वारा अब यहाँ कई लोकल रूट्स पर अपनी बसें शुरू की गई हैं। इसके बाद फिर हम तमाम चढ़ाइयाँ उतराइयाँ पार करके फाइनली पहुँच गए इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे उपशी। अब आगे लेह तक का रास्ता सिंधु नदी के किनारे किनारे ही है। यहाँ उपशी में भी लद्दाख पुलिस का बैरियर है और यहाँ पर बस को एंट्री के लिए रुकना पड़ता है। इस रास्ते पर कुल 4 चेक पोस्ट आते हैं और इस हाईवे पर इंडियन सिटीजन्स को तो कोई परमिट नहीं चाहिए, लेकिन फॉरेनर नेशनल्स को यहाँ पर ILP दिखाना होता है। इसके बाद उपशी में बस टी ब्रेक के लिए रुक रही है। सुबह भरतपुर में ब्रेकफास्ट, दोपहर को पांग में लंच और अब शाम को उपशी में टी ब्रेक। केलोंग से लेह के बीच ये 3 फूड ब्रेक्स होते हैं। लेह यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। शाम ढल गई है और अब कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अब यहाँ एक कप चाय पीकर फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। 10-15 मिनट यहाँ उपशी में रुककर बस अब अपने अंतिम पड़ाव लेह की ओर निकल गई। अब आगे का सफ़र सिंधु नदी के साथ साथ रहेगा और बीच में कई छोटे बड़े कस्बे और गांव आते रहेंगे। मनाली लेह रोड के सभी मुश्किल हिस्से अब पार हो चुके हैं और अब इस समतल सी सड़क पर कुछ ही देर में हम लेह पहुंच जाएंगे।
उपशी के बाद करू इस क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है और पेंगोंग लेक की तरफ जाने के लिए यहाँ से रोड डाइवर्ट होता है। यहाँ पर बड़ी मार्केट है और खाने पीने और रहने के भी बहुत से विकल्प मौजूद हैं। थिक्से के पास सड़क के ऊपर फैले ये पेड़ बहुत सुंदर दिखते हैं। रात के समय तो ये और भी आकर्षक लग रहे हैं। फिर रात 8:30 बजे तक हमारी बस पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन लेह शहर में। आज हमें यहां पहुंचने में 1.5 घंटा ज़्यादा लग गया। वैसे तो बस यहां 7 बजे तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रैवल करो तो थोड़ा बफर टाइम ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो बस थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती है। इसके बाद फिर 8:40 पर हमारी बस पहुंच गई लेह बस स्टैंड। दिल्ली से लेह की ये दूरी तय करने में इस बस को पूरे 32.5 घंटे का समय लग गया। यहाँ पर फिर सभी यात्री बस से उतर गए। इस लंबे सफ़र के बाद सब थक भी गए हैं और अब सब यहाँ अपने अपने होटल में चले जाएंगे। लेह आने से पहले अपना होटल रिज़र्व कर लेना ही सही है। वैसे आपको यहाँ बस स्टैंड के आसपास भी स्टे के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन देर रात होटल ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। अभी हमारी बस यहाँ साइड में पार्क हो रही है और ये बस परसों सुबह 4 बजे यहाँ लेह से वापस केलोंग की तरफ निकलेगी। आपको लेह से वापस जाना हो तो बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। उसके लिए आपको यहाँ एक दिन पहले बस स्टैंड आकर कंडक्टर से टिकट लेना होगा, जो यहाँ बस में ही मिल जाएंगे। लेह इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शहर सिंधु नदी घाटी में बसा है और चारों तरफ ऊंचे, शुष्क और रंग बिरंगे पहाड़ों से घिरा है। लेह के आसपास पेंगोंग त्सो, नुब्रा वैली, खरदुंगला, मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूप और कई प्राचीन बौद्ध मोनेस्ट्री स्थित हैं। शहर के बीचों बीच लेह मार्केट है, जहां आपको लोकल लद्दाखी हस्तशिल्प, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेह पहुंचने के लिए दिल्ली सहित देश के कई शहरों से फ्लाइट्स चलती हैं। वहीं गर्मियों में मनाली लेह और श्रीनगर लेह हाईवे के खुलने के बाद सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचा जा सकता है। लेह घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है और ज़्यादातर सड़कें खुली होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दिल्ली लेह बस के पहले दिन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस बस और लेह के रास्ते की ताज़ा जानकारी भी मिल गई होगी। तो अब जल्दी से प्लान बनाइए और दिल्ली लेह बस की इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनिए। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले यानी लेह से श्रीनगर बस के सफ़र पर। धन्यवाद।